मरियम, अरे ओ मरियम बेटी, मुझे ज़रा एक गिलास पानी तो पकड़ा दे। अम्मा की आवाज़ कानों में गूंजी तो मैंने आंखें खोल दी। कमरे में हल्की हल्की सी ठंड फैली हुई थी और मेरा दिल बिस्तर छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ठंड की शिद्दत ने मुझे कंबल के अंदर ही दुबक कर रहने पर मजबूर कर रखा था, लेकिन अम्मा की आवाज़ में वो मान और थकन थी जो मेरी नींद पर गालिब आ गई। मैंने किसमिसाते हुए आंखें पूरी खोली और उठकर बैठ गई। क्या है अम्मा, आप अभी तक काम पर नहीं गई? मैंने कंबल को अपने इर्द गिर्द लपेटे लपेटे अम्मा से पूछा। अम्मा मेरी तरफ मुड़ी और एक हाथ से अपनी पेशानी को दबाते हुए बोली, नहीं बेटा, आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है बुखार आने वाला है। ऐसी हालत में भला काम कैसे करूं? ये सुनते ही मैंने अम्मा की तरफ गौर से देखा। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो उमूमन हुआ करती थी। उनका चेहरा थका हुआ और मुज़महिल दिखाई दे रहा था। अम्मा हमेशा खुद को मजबूत और सख्त जाहिर करती थी, लेकिन आज उनकी हालत वाकई मुख्तलिफ लग रही थी। तो फिर आज का खर्चा? मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। एक काम करो, आज मेरी जगह तुम बेगम साहिबा के घर काम पर चली जाओ। अम्मा की बात सुनते ही मेरा दिल एकदम से दहल गया। अम्मा, मैं कैसे जाऊं? ना कभी गई हूँ, ना जानती हूँ कि वो लोग कैसे हैं, और वैसे भी मुझे अमीरों के घरों से हमेशा डर लगता है, वो न जाने किस तरह के होंगे। अम्मा ने मेरे एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए सख्ती से कहा, मरियम, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ज़िंदगी में कभी सुबह सुबह वाले काम को मना नहीं करते। उठ, जल्दी तैयार हो जा और मेरी जगह चली जा। उनकी बात सुनकर मेरी बेदिली मज़ीद बढ़ गई, लेकिन अम्मा की हालत देखकर इनकार करना भी मुमकिन नहीं था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कंबर हटाया और उठ खड़ी हुई। जल्दी से एक जोड़ा निकाला और नहाने चली गई। नहाने के बाद ठंड के बावजूद मैं खुद को थोड़ा ताज़ा महसूस कर रही थी। फिर मैंने अपनी काली लंबी चादर निकाली जो हर सर्दी में मेरे लिए एक ढाल बन जाती थी, और ख़ुद को अच्छी तरह लपेट लिया। अम्मा, ये बताएं कि आप किस घर में काम करती हैं? मैंने चादर के पल्लू को सर पर दुरुस्त करते हुए पूछा। अरे वहीं जहाँ रुबीना खलाए जाया करती थी, वो घर याद है ना? मैंने सर हिलाकर तस्दीक की। हाँ, वो जो सफ़ेद रंग का बड़ा सा गेट है। अम्मा ने इशारा करते हुए कहा। हाँ, वही रुबीना खाला के घर से 2 घर छोड़कर है। जा और बेगम साहिबा से कहना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भेज दिया है। मैंने खामोशी से सर हिलाया और जूते पहनने लगी। दिल में कई वसवसे थे। क्या बेगम साहिबा सख्त मिजाज होंगी? क्या वो मेरे काम से खुश होंगी? अम्मा ने कभी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना कि वो एक बड़ा आलीशान बंगला है जहाँ हर काम वक्त पर और ठीक तरीके से होना ज़रूरी था। ये सब सोचते हुए मैं दरवाजे से बाहर निकली। सर्द हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन मैंने चादर को और मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। अम्मा की हालत का सोचकर मेरे कदमों में हल्की सी तेज़ी आ गई। दिल में एक अजीब सा खौफ और इज़्तिराब था, लेकिन साथ ही अम्मा की बातें भी याद आ रही थी। ज़िंदगी में हर मौके से फ़ायदा उठाओ मरियम, काम से कभी ना घबराओ। बेगम साहिबा के घर तक का रास्ता लंबा तो नहीं था, लेकिन मेरी सोचों की भारी चादर ने उसे तवील बना दिया था। घर के सफ़ेद गेट पर पहुंचकर मैंने हिचकिचाते हुए दस्तक दी। अंदर से किसी की आवाज़ आ रही थी जो शायद किसी को हिदायत दे रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या ये पहला कदम मेरे लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बनेगा, या ये दिन भी मेरी अनथक ज़िंदगी का एक आम सा दिन ही होगा? जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो एक गैर मामूली सुकून और वक़ार का एहसास हुआ। सामने सोफे पर एक बहुत ही बारोब खातून बैठी थी, जिनकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब और कशिश थी। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह थी, जिसके दाने आहिस्ता आहिस्ता उनकी उंगलियों के दरमियान घूम रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होंठ खामोशी से कुछ पढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सुकून में है, दुनिया से बेखबर। मैं धीरे धीरे उनके करीब गई और अदब से कहा, मेरा नाम मरियम है। अम्मा की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मुझे काम पर आना पड़ा है। मेरी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी, क्योंकि ये मेरा पहली बार किसी अमीर घर में काम करने का तजुर्बा था। खातून ने बाहर आंखें खोले हाथ से बावर्ची खाने की तरफ इशारा किया और तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ रही। उनका ये अंदाज़ मेरे लिए कुछ अजीब और गैर मामूली था। मैं एक लम्हे के लिए वहीं खड़ी रही, फिर खुद को संभालते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। जैसे ही मैं बावर्ची खाने में दाखिल हुई, मेरा मुंह हैरत से खुल गया। ये कोई आम बावर्ची खाना नहीं था,
बल्कि किसी होटल के शेफ का किचन लग रहा था। हर चीज़ आईने की तरह चमक रही थी। नए और कीमती बर्तन, शीशे के जार्स, खूबसूरत डिज़ाइन के शेल्फ और सामान की तरतीब देखकर मैं शशदर रह गई। हर चीज़ मेरी नज़र में नई और अनोखी थी। मेरी आंखें हर तरफ घूम रही थी और मैं हर चीज़ को हैरत और दिलचस्पी से देख रही थी। एक तरफ बड़े बड़े मसालों के डब्बे रखे थे जो आमतौर पर हमारे घर में कभी नज़र नहीं आते थे। दूसरी तरफ मुख्तलिफ किस्म के चम्मच और कटलरी सेट थे जो निहायत नफासत से तरतीब दिए गए थे। मैं हर चीज़ को हाथ लगाकर देख रही थी जैसे ये किसी और ही दुनिया की अशिया हों। अचानक एक बड़ी उम्र की खातून बावर्ची खाने में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन उनकी बातों से शफ़क़त छलक रही थी। उन्होंने मुझे सर से पैर तक देखा और फिर अपनी गरजदार आवाज़ में कहा, आज ज़ावियार साहब कई सालों बाद घर आ रहे हैं और उनके लिए एक शानदार दावत का एहतमाम करना है। जल्दी जल्दी काम शुरू करो। मैं उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। ज़ावियार साहब का जिक्र करते हुए उनकी आवाज़ में एक ख़ास एहतराम और अहमियत थी। मैंने कुछ भी कहे बगैर उनके हुक्म पर सर हिलाया। उन्होंने एक बड़ी सी टोकरी मेरे सामने रखी जो सब्जियों से भरी हुई थी और कहा, इन्हें अच्छी तरह धोकर साफ़ करो और फिर एक खूबसूरत प्लेट में सलाद तैयार करो। वक्त बहुत कम है और हर चीज़ वक्त पर तैयार होनी चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी चादर का पल्लू सर पर मज़ीद मजबूती से लपेट लिया और काम में जुट गई। सब्जियों की सफाई करते हुए मैं बार बार अपने हाथ धोती जा रही थी ताकि किसी किस्म की कोताही ना हो। उनके घर की नफासत और सफाई देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। मेरे दिमाग में मुसलसल यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने कोई गलती की तो क्या होगा, क्या वो मुझ पर नाराज़ होंगी। यह सब सोचते हुए मैं काम को निहायत एहतियात से कर रही थी। टोकरी में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां थीं जिनको मैं एहतियात से काटने लगी। सलाद की प्लेट बनाते हुए मैंने उनके ज़ौक़ का ख़ास ख्याल रखा। मैंने प्लेट को निहायत खूबसूरती से सजाया। इसी दौरान वो खातून दोबारा बावर्ची खाने में आई और प्लेट को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी कोशिश की है मरियम। उनके ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। शायद ये एक छोटा सा काम था, लेकिन उनकी तारीफ़ मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। जब मैं सारा खाना तैयार करके फारिग हुई तो मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। दिन के 4 बज चुके थे, लेकिन साहब अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। मैं सोच रही थी कि शायद उनकी आमद के बाद ही मुझे छुट्टी मिलेगी। ये सोचते हुए मैं चुपचाप किचन के एक कोने में खड़ी हो गई। अचानक मैडम साहिबा की आवाज़ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। वो एक शान से चलते हुए बावर्ची खाने के दरवाजे पर आईं और कहने लगी, ज़ावियार जब तक खाना खाएगा तुम उसके कमरे में जाकर सफाई शुरू करो। तुम्हारी माँ के काम में बहुत नफासत थी। वो हर चीज़ को ऐसे चमका देती थी जैसे नई हो। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे मायूस नहीं करोगी। मैडम साहिबा की ये बात सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए धक से रह गया। ऊपर का पोर्शन जहाँ ज़ावियार साहब का कमरा था, इतनी शान व शौकत का हामिल होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनके हुक्म पर सर हिलाते हुए मैंने सीढ़ियों की तरफ नज़र दौड़ाई जो निहायत खूबसूरती से तराशी गई थी। उन पर शीशे जैसी चमकदार सतह देखकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे अगर कदम गलत रखा तो फिसल कर नीचे गिर जाऊंगी। दिल को थामकर मैंने कदम बढ़ाया और एहतियात से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रही थी मेरे दिल में अजीब सी घबराहट और तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। सीढ़ियों के आखिरी कदम पर पहुंचकर मैंने ऊपर के पोर्शन पर नज़र डाली। वहाँ से सारा घर साफ दिखाई दे रहा था। यह मंजर किसी शाही महल से कम नहीं था। मैं हैरत से हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी। वो घर जहाँ मेरी अम्मा काम करती थी इतना शानदार होगा इसका मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था। मैडम साहिबा ने हाथ के इशारे से बाएं जानिब इशारा किया और कहा, यह है ज़ावियार का कमरा, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर देना। उनके इशारे पर चलते हुए मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। जो ही कमरा खुला एक बेहद वसी और ख़ूबसूरत कमरा मेरे सामने था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा बेड था जिस पर सुर्ख मखमली चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर हल्की रोशनी देने वाले लैंप लगे थे जो माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना रहे थे। कमरे में एक हल्की सी खुशबू महसूस हो रही थी जैसे किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू हो। मैंने सफाई के लिए कपड़ा उठाया और एहतियात से हर चीज़ को साफ़ करने लगी। हर चीज़ पहले से ही साफ़ सुथरी थी। मिट्टी का कहीं नामो निशान भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मैडम साहिबा के हुक्म के मुताबिक काम जारी रखा। मगर मुझे हैरत हो रही थी कि ये लोग सफाई को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। शायद यही उनके आला मयार की वजह थी।
उनके तर्ज ज़िंदगी की ये नफासत और एहतमाम मेरे लिए नया था। सफाई करते हुए मेरे जहन में कई ख्यालात गर्दिश करने लगे। यह कमरा जिस शख्स का है वो आखिर कैसा होगा, जिसके लिए इतनी सारी तैयारियां की जा रही हैं। वो खुद किस तरह का इंसान होगा? क्या वो इतना ही रौबदार शख्सियत का हामिल होगा जितना उसका कमरा? मैं तजस्सुस में मुब्तला हो गई और दिल ही दिल में उससे मिलने का तसव्वुर करने लगी। सफाई मुकम्मल करने के बाद मैंने खुद को ड्रेसिंग टेबल वाले आईने के सामने पाया। एक लम्हे के लिए रुककर मैंने अपने अक्स को देखा। बड़ी बड़ी आंखें, कुशादा चेहरा, लंबे और चमकदार बाल और पतले होंठ। अम्मा की बात याद आ गई जो अक्सर कहा करती थी, मरियम तेरी शक्ल सूरत तो शहजादियों जैसी है, काश के तेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। मैं आईने में खुद को देखते हुए अपने माजी के बारे में सोचने लगी। घर में सबसे बड़ी होने की वजह से मुझ पर सबकी जिम्मेदारियां थीं। मेरे दूसरे बहन भाई मुझसे काफ़ी छोटे थे और अम्मा ने हमेशा मुझे ये सिखाया था कि बड़े होने के नाते मुझे उन सब का ख्याल रखना है। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ख्वाब देख सकूं। मुझे याद आया कि कैसे अम्मा हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर काम पर चली जाती थी और रात गए वापस आती थी। मैं उनके काम में हाथ बटाने के लिए अक्सर घर के कामकाज खुद ही कर लेती थी। मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि गली महल्ले के लोग अजीब तरह की बातें करते थे। लेकिन आज अम्मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे उस अजनबी घर में आना पड़ा। ये सब सोचते हुए मैंने खुद को संभाला और दोबारा कमरे की सफाई में मसरूफ़ हो गई। मेरे जहन में अभी भी यही सवालात घूम रहे थे कि ज़ावियार साहब कैसे होंगे? क्या वो भी अपनी माँ की तरह सख्त मिजाज के होंगे या उनकी शख्सियत मुख्तलिफ होगी? ये सब ख्यालात मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। नीचे से खाने की मेज़ पर किसी के खाने की आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँच रही थीं। चम्मच और कांटे के टकराव की खनक, बर्तनों के इधर उधर रखने की हल्की सी खड़खड़ाहट और साथ ही जैसे किसी की दबी दबी बातें सुनाई दे रही थीं। ये आवाज़ें इस कदर वाज़ेह थीं कि मेरे दिल में तजस्सुस ने सर उठाया। ये नीचे क्या हो रहा होगा? ज़ावियार साहब आए होंगे या ये सिर्फ मैडम साहिबा और मुलाजमों की तैयारियां हैं? इन तमाम सवालों ने मेरे जहन में हलचल मचा दी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। कमरे के खामोश सुकून भरे माहौल में नर्म और मुलायम बिस्तर मेरी आंखों के सामने था। उसका रेशमी लम्स देखकर मेरा दिल मचल उठा। ऐसा बिस्तर मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी देखा था और ना ही कभी सोचा था कि मैं किसी दिन उस पर बैठने या लेटने का सोचूंगी। दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने सोचा, चलो थोड़ी देर लेट कर ही देखूं कैसा महसूस होता है। यह सोचते ही मैंने अपनी चादर को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया और धीरे से बिस्तर पर जाकर बैठ गई। जैसे ही मैंने अपने बदन को बिस्तर पर रखा, एक अजीब सी ठंडक और सुकून मेरे जिस्म में सरायत कर गई। दिल ने कहा, 2 घड़ी आंखें बंद कर लो, बस थोड़ा सा आराम कर लो, फिर उठकर काम कर लेना। मैं खुद को रोक नहीं पाई और आहिस्ता से बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर के नरम गद्दे ने जैसे मुझे अपनी गोद में ले लिया हो। मैंने आंखें बंद की तो एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द की तमाम फिक्र, शोर और जिम्मेदारियां भूल गई। ये लम्हात मेरे लिए ऐसे थे जैसे किसी ने ज़िंदगी की तमाम तकालीफ को मिटा दिया हो। न जाने कैसे मैं नींद की वादी में उतर गई। मेरे ख्वाब में अम्मा की आवाज़ गूंज रही थी जो मुझे कह रही थी, मरियम बेटी, सारी दुनिया तुम्हारी खिदमत से खुश हो जाए, लेकिन याद रखना अपनी इज्जत कभी दाव पर मत लगाना। अचानक एक खुरदरी और भारी आवाज़ ने मेरे कानों में जैसे धमाका कर दिया, मुझे अब से हर रात तुम इसी तरह अपने बिस्तर पर चाहिए हो। ये अल्फाज इस कदर ज़ोरदार थे कि मेरी नींद अचानक टूट गई। मैं एक झटके से बेदार हुई और हैरानी से इर्द गिर्द देखने लगी। कमरे का माहौल वैसा ही था, लेकिन अब वो सुकून ख़त्म हो चुका था। मेरी आंखों के सामने एक परछाई सी दिखाई थी, लेकिन मैं डर के मारे हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दिल धड़क रहा था और जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये आवाज़ किसकी थी? क्या ये ज़ावियार साहब थे या कोई और? ये सोचते हुए मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठी और इर्द गिर्द देखने लगी। कमरे के दरवाजे से नीचे की तरफ रोशनी आ रही थी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी और मैं अंदर ही अंदर अपने फैसले पर पछता रही थी कि आखिर मुझे बिस्तर पर लेटने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। आवाज़ की गूंज अभी तक मेरे कानों में थी और मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी ने घर कर लिया था।
मैं नहीं जानती थी कि मेरी ये एक गलती मेरी सारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। जब से मैंने दुनिया में आंख खोली थी, गुर्बत और महरूमियों के साए में खुद को परवान चढ़ते हुए देखा था। हम एक पुराने कच्चे मकान में रहते थे जिसकी छत बारिश में टपकती और गर्मियों में आग उगलती थी। मुझे शुरू से ही बड़े घर का ख्वाब था। मुझे हमेशा से अपनी गरीबी से उलझन होती थी कि आखिर हमारे हिस्से में ही गुर्बत क्यों आई। महल्ले के बच्चे खेलकूद में मसरूफ़ रहते, लेकिन मैं उनकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। गुर्बत हमारे नसीब का एक ऐसा दाग बन चुकी थी जिसे धोना तो दूर की बात, उसे नज़रअंदाज करना भी मुमकिन नहीं था। जब मैं 16 साल की हुई तो ज़िंदगी ने एक और ज़ख्म दे दिया। मेरे अब्बा, जो पहले ही कमज़ोर थे, बिस्तर से अचानक जा लगे। उनकी बीमारी ने उन्हें रफ्ता रफ्ता अपनी गिरफ्त में ले लिया और यूं वो धीरे धीरे मौत की वादी में उतरते गए। उनकी बीमारी इतनी तवील थी कि हमें घर की बहुत सी अशिया बेचनी पड़ी। अम्मा, जो पहले ही घर के बोझ को अपने कंधों पर उठाए हुए थी, मज़ीद दबाव का शिकार हो गई। वो पहले भी कोठियों पर काम करती थी, लेकिन अब उन पर यह जिम्मेदारी भी आन पड़ी थी कि मेरी और मेरे बहन भाइयों के खाने पीने के और तालीमी अखराजात भी वो अकेली ही पूरे करें। अम्मा बेचारी जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, तब से सिर्फ कुर्बानियाँ ही दे रही थी। उनके ख्वाबों और ख्वाहिशों को तो जैसे गुर्बत की नज़र कर दिया गया था। अम्मा सुबह सवेरे अपने काम पर निकल जाती और शाम को थकी हारी वापस आती। उनके हाथों में अक्सर छाले पड़ जाते थे और चेहरे पर थकन की लकीरें नुमायाँ होती। मैं हमेशा ये सोचती थी कि आखिर एक माँ की किस्मत में ये सब क्यों होता है। वो बच्चे पैदा करने के बाद सबके गुलाम बनकर रह जाती है, यहाँ तक कि अपने सारे ख्वाब तक कुर्बान कर देती है। जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो घर में अम्मा को ना पाकर दिल बहुत उदास हो जाता था। मैं चाहती थी कि अम्मा मेरे लिए घर पर मौजूद हों, मेरा यूनिफॉर्म तब्दील करवाएं, मेरे बालों में तेल लगाएं और मेरे सामने खाना रखें, लेकिन मेरी ख्वाहिशात हमेशा हसरतों में बदल जाती थी। रफ्ता रफ्ता मैंने इन सब चीज़ों की आदत डाल ली। मैंने समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अम्मा के बगैर मैंने खाने गर्म करना, अपने कपड़े धोना और छोटे बहन भाइयों की देखभाल करना सीख लिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक दर्द हमेशा मौजूद रहता था। अम्मा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी जो मेरे दिल को मज़ीद बोझल कर देती थी। मेरे अब्बा के हालात भी कोई काबिल फ़ख्र नहीं थे। वो जवानी में ही सिगरेट नोशी के आदी हो गए थे। शायद खुद को कुछ देर के लिए सुकून देने का एक यही ज़रिया समझते थे। उनकी ये आदत उनकी सेहत के लिए जहर साबित हुई और उन्हें फेफड़ों की बीमारी ने जकड़ लिया। पहले वो एक दुकान पर काम करते थे जहाँ से चंद 100 रुपये कमा लेते थे, लेकिन अम्मा के काम पर जाने के बाद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बेकार कर दिया। उन्हें दूसरों की मेहनत पर जीने की आदत पड़ गई थी। वो सारा दिन बगैर किसी काम के बिस्तर पर पड़े रहते। अब्बा के लिए सिगरेट किसी नशे की तरह था और जब तक वो सिगरेट ना पीते उनका मूड ख़राब ही रहता। मैंने उन्हें हमेशा उलझे हुए और गुस्से में ही देखा था। अम्मा जब उन्हें पैसों के बारे में कुछ कहती तो वो मज़ीद गुस्से में आ जाते और अम्मा पर बेजा बातें करने लगते। मुझे यह सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन मेरे पास उनके मसाइल का कोई हल नहीं था। हमारे घर में रोज़ का यही मामूल था, गुर्बत, लड़ाइयाँ और थकन। अम्मा हर मुमकिन कोशिश करती थी कि हम बहन भाइयों की ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन वसाइल हमेशा कम पड़ जाते थे। मैं अपनी मासूम बहनों और भाइयों की तरफ देखती थी जिनके चेहरों पर गुर्बत का साया वाज़ेह नज़र आता था। मुझे यूँ लगता था कि हम सब एक अंधेरी गली में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब्बा की मौत ने हमारे घर को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया। उनके जाने के बाद अम्मा पर जिम्मेदारियों का पहाड़ आ गया। वो दिन रात मेहनत करने लगी, लेकिन हालात सुधरने के बजाय मज़ीद ख़राब हो गए। मुझे लगता था कि हमारी किस्मत में सिर्फ आजमाइशें लिखी हैं और उनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब सोचकर मेरा दिल मज़ीद भारी हो जाता था और मुझे अपनी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का सामना करने की हिम्मत करनी पड़ती थी। अब्बा के इंतकाल के बाद जैसे सबको हम पर बातें बनाने का बहाना मिल गया था। हमारे घर की हालत ऐसी थी कि किसी को भी हमारी मुश्किलात की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि महल्ले की औरतें मज़ीद मुश्किलात पैदा करने में मसरूफ़ रहती थी। अम्मा जैसे ही काम पर जाती, औरतों का एक टोला हमारे दरवाजे पर आ धमकता। उनकी बातें ना सिर्फ दिल को चीर देती थी, बल्कि हमें मज़ीद बेबस कर देती थी।
वो अम्मा पर इल्ज़ाम लगाती कि वो अपनी बेटी को यूं तन्हा छोड़कर चली जाती हैं और मुझसे कहती, जवान जहान लड़की को घर में अकेला छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी बातों में तंज और जहर होता था, जैसे वो हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही हों। उनका कहना था कि अगर अम्मा हमारी इज्जत बचाना चाहती है तो जल्दी से मेरी शादी करते। लेकिन शादी, ये लफ्ज़ मेरे दिल को झंझोड़ देता था। मैंने अभी मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी और मेरी उम्र ही क्या थी। मैंने तो ज़िंदगी का मतलब भी ठीक से नहीं समझा था। हमारे माशरे की सोच अजीब ही थी। वो औरत को एक बोझ समझते थे जिसे जल्द अज जल्द किसी मर्द के हवाले कर देना चाहिए। महल्ले की औरतों के रोज़ रोज़ के ताने और बातें मुझे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन मैंने कभी अम्मा के सामने अपनी तकलीफ ज़ाहिर नहीं होने दी। मैं जानती थी कि अम्मा पहले ही बहुत परेशान है और उन पर मज़ीद बोझ डालना मेरे लिए नाकाबिल कबूल था। हमारा महल्ला भी अजीब था। यहाँ औरतों को दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने का शौक़ था। औरतें अपने घरों के काम छोड़कर दूसरों के घरों में झांकना ज़्यादा पसंद करती थी। उनके लिए किसी की तकलीफ़ एक तमाशा था। मैंने हमेशा ये सोचा कि अगर इन औरतों ने अपनी तवानाई दूसरों की मदद करने में लगाई होती तो शायद हमारा माशरा कुछ बेहतर होता, लेकिन ऐसा ना हुआ। एक दिन का वाक़या मेरे लिए नाकाबिले फरामोश था। मैं महल्ले की दुकान पर कुछ सौदा लेने के लिए गई थी। रास्ते में एक औबाश लड़का मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो अपनी बदतमीज़ी पर उतर आया और इंतहाई घटिया अंदाज में बोला, मरियम, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वैसे भी तुम्हारी माँ सारा दिन घर पर नहीं होती, तुम अकेली घर संभालती हो। कोई मर्द तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ जो तुम्हारा ख्याल रख सके। उसके घटिया अल्फाज सुनकर मेरा दिल जैसे दहल गया। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेबसी पैदा हो गई थी। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेबसी की कैफियत पैदा हो गई। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और जल्दी से दुकान का रुख किया। मैं सौदा लेकर घर वापस आ रही थी, लेकिन वो लड़का मेरे पीछे पीछे चलने लगा। उसकी नज़रों में एक गंदी सोच झलक रही थी जो मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वो लड़का बाहर खड़ा मुसलसल दरवाज़ा पीट रहा था। मेरी हालत खैर हो गई। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू बह निकले थे। मैं अंदर बैठकर रो रही थी कि ये मुआशरा औरत के लिए इतना बेहिस क्यों है। मेरे घर में इस वक्त कोई नहीं था। अम्मा काम पर थी और मेरे भाई और बहन स्कूल गए हुए थे। मैं अकेली थी और खौफ से कांप रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने घबरा कर झाँक कर देखा तो खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। ये मेरा 8 साला भाई और 12 साला बहन थी जो स्कूल से वापस आए थे। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर ले आई। भाई और बहन ने मेरी तरफ देखा जैसे वो मेरे चेहरे पर मौजूद खौफ को पढ़ सकते हों। मेरी बहन ने पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम लोग जाकर अपने कपड़े बदलो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। मैंने उनके सवालों से बचने के लिए मौजू बदल दिया, लेकिन मेरे दिल में एक तूफ़ान बरपा था। मैंने फ़ैसला कर लिया था ये सब अम्मा को नहीं बताऊंगी। अगर अम्मा को पता चलता तो वो मज़ीद परेशान हो जाती। वो पहले ही हमारी रोज़ी रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी और मैं उन पर मज़ीद बोझ डालना नहीं चाहती थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि यह मसला इतना आसान नहीं था। मेरे दिन का ज़्यादातर वक्त घर के कामकाज और अपने बहन भाइयों की देखभाल में गुजर जाता था। मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी करती थी ताकि घर के खर्चों में अम्मा का हाथ बटाया जा सके। लेकिन इस महल्ले में लोग इतने गरीब थे कि कपड़े सिलवाने के बजाय पुराने कपड़े दोबारा इस्तेमाल करते थे। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था और हमारी हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। उस दिन के बाद से मैंने एक अजीब सी बेबसी महसूस की। मुझे लगा इस माशरे में औरत का वजूद बस एक आजमाइश है जिसे हर लम्हा अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ता है। मैंने अम्मा और बहन भाइयों की खातिर अपने दिल की हर बात छुपाना सीख लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक मुसलसल जंग लड़ रही थी जिसका कोई अंजाम नज़र नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर घर तक महदूद कर लिया था। बाहर की दुनिया मुझे किसी जंगल की तरह लगने लगी थी जहाँ हर तरफ परिंदे घूम रहे हों। मैं कोई भी काम होता तो छोटे भाई के ज़रिए ही मंगवा लेती थी। महल्ले वालों की नज़रें, उनके ताने
और वो ओबाश लड़का, सब मेरे खौफ में इजाफा कर रहे थे। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और मैं उनकी बेबसी देखकर परेशान हो रही थी। अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे काम पर जाने को कहा। वो तेज़ बुखार में मुब्तला थीं। बदलते मौसम ने उनको अपनी लपेट में ले लिया था। उनके चेहरे पर फ़िक्र और बेबसी के आसार वाज़ेह थे। मैंने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने कहा, मरियम, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम भला खाएंगे क्या? मेरी फ़िक्र ना करो, अल्लाह बेहतर करेगा। दिल में एक हल्का सा इत्मीनान था कि मैं किसी अमीर के घर पर जा रही हूँ, जहाँ कम अज़ कम महफूज तो होंगी। उनके घर में काम करने से मुझे सुकून था कि वहाँ कोई मुझे तंग नहीं करेगा। उन लोगों के पास तो अपनी ज़िंदगी के लिए वक्त नहीं होता, उन्हें एक गरीब घर की लड़की से क्या सरोकार। यही सोचकर मैंने अम्मा को तसल्ली दी और उनके कहने पर काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो काम में जुट गई। एक एक चीज़ साफ़ करने में दिल लगा रही थी ताकि मैडम साहिबा मुझसे खुश हों और अम्मा को मेरी शिकायत ना लगाएं। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। दिन के वक्त तो सब ठीक था, लेकिन शाम होते ही फ़ज़ा में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। जैसे ही मैं बेडरूम में सफाई कर रही थी, मेरा दिल चाहा कि कुछ देर आराम कर लूं। बिस्तर इतना नरम और आरामदेह था कि मैं खुद पर काबू न रख सकी। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई और यही मेरी गलती थी। बिस्तर पर लेटते ही मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, तुम मुझे हर रात इसी बिस्तर पर चाहिए हो। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने जल्दी से आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन ये आवाज़ इतनी वाज़ेह थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के करीब खड़ा होकर बोल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं घबरा कर बिस्तर से उठ बैठी। मैंने फ़ौरन नीचे की तरफ भागने का फ़ैसला किया। सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दीवारों के पीछे छुपे कुछ साए मुझे देख रहे हों। जब मैं नीचे पहुंची तो मैडम साहिबा का गुस्से भरा चेहरा मेरा मुंतज़िर था। वो कहने लगी, तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, जल्दी से बावर्ची खाने की सफाई करो। मैंने उनकी बात पर सर हिलाया और खामोशी से बावर्ची खाने की तरफ चली गई। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में वो आवाज़ गूंज रही थी। ये आखिर कौन हो सकता था? क्या ये ज़ावियार साहब थे? लेकिन अगर वो आए थे तो मैंने उन्हें देखा क्यों नहीं? और अगर वो मुझे देखते तो क्या मुझे डांट ना देते? ये सवालात मेरे जहन में बार बार उठ रहे थे और मैं उनका कोई जवाब तलाश नहीं कर पा रही थी। किचन में बर्तन धोने के दौरान मैडम साहिबा की बात याद आई कि आज ज़ावियार साहब आए हैं। ये नाम सुनकर मेरे दिल में एक नया खौफ पैदा हो गया। क्या वही ज़ावियार साहब थे जो मुझे उस कमरे में देख रहे थे? लेकिन अगर वो थे तो क्या वो इस तरह की बात कर सकते हैं? क्या वो वाकई ऐसे हैं या ये सब मेरा वहम था? मैंने बर्तन धोने के दौरान कई बार किचन से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बावर्ची खाने में रोशनी मध्यम थी और हर साया मुझे खौफज़दा कर रहा था। रात का वक्त होने लगा था और अम्मा की छुट्टी का वक्त भी करीब आ गया था। मैंने बेगम साहिबा से कहा, मैडम, अम्मा की छुट्टी का वक्त हो गया है, मैं अब जाना चाहती हूँ। लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरा दिल थक से रह गया। वो बोली, हाँ, लेकिन आज ज़ावियार आए हैं, इसलिए तुम्हें 9 बजे तक रुकना होगा, क्योंकि 9 बजे के बाद ही इस घर के तमाम काम ख़त्म हो जाते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं इतनी कमज़ोर दिल की लड़की थी, भला रात के इस वक्त कैसे घर जा सकती थी? लेकिन मैंने उनसे मज़ीद बहस नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनके गुस्से का सामना करना आसान नहीं होगा। मैंने खामोशी से किचन की सफाई मुकम्मल की, लेकिन मेरे दिल में खौफ का तूफ़ान बरपा था। हर लम्हा मुझे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ज़ावियार साहब के नाम ने मेरे दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया था, और वो आवाज़ जो मैंने बेडरूम में सुनी थी वो बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। क्या ये सब वाकई हुआ था या ये सब मेरा वहम था? इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं था और मेरे दिल में सुकून की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। जब सारे काम ख़त्म हुए तो मैं एक कुर्सी पर बैठकर बेचैनी से इंतज़ार करने लगी कि कब बेगम साहिबा किसी मुलाजिम के साथ मुझे घर जाने की इजाज़त देंगी। 9 बजे के बाद 10 बज गए।
लेकिन कोई भी बावर्ची खाने की तरफ ना आया। दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। और फिर जैसे ही मैं बाहर निकली कि बेगम साहिबा से घर जाने की इजाज़त तलब करूं, अचानक पूरे घर में एक मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसा महसूस होने लगा जैसे तमाम लोग गायब हो गए हों, और यह सुकूत मेरे दिल में खौफ की एक लहर पैदा कर रहा था। मुझे घर में कहीं भी किसी का पता नहीं था, और न ही मुझे उस घर के रास्तों का इल्म था। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानती थी कि कौन सा कमरा किसका है और इस वक्त बेगम साहिबा कहाँ मौजूद थी। इसके बावजूद मैं जानती थी कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होगी। मैं जानती थी कि ज़ावियार साहब का कमरा मुझे मालूम है, लेकिन उनसे बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं था। फिर सोचते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे उनके कमरे पर हल्की सी दस्तक दे देनी चाहिए। जब मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई, आ जाएं। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, कमरा मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। ये मंजर मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा गया। अभी मैं कुछ बोलने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। ज़ावियार साहब ने साइड लैंप का बटन दबाया और सारा कमरा रोशन हो गया। उनकी नज़रें मुझ पर मरकूज़ हो गई थी, जैसे वो किसी खोई हुई चीज़ को दोबारा तलाश कर रहे हों। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे, जैसे कुछ अजीब देख रहे हों। फिर वो अपने बिस्तर से उठे और मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, तुम कहाँ चली गई थी? ये बात सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं बेइख्तियार होकर उनकी तरफ देखने लगी। दिल में कई सवालात थे और शायद मैं उनका जवाब जानना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद इस वक्त जब मैं बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी, उन्होंने मुझे देख लिया होगा। अब वो इस बारे में मुझसे कुछ पूछने वाले होंगे। मेरे जहन में उनके सवाल का जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं उनसे माजरत करने लगी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि ये आपका बिस्तर है, वरना मैं कभी भी ये गुस्ताखी ना करती। मेरी आवाज़ लरस रही थी और दिल में खौफ की एक नई लहर दौड़ रही थी। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी आंखों में गुस्से का तासुर और एक मिला जुला एहसास नजर आ रहा था। वो मुझे सख्त लहजे में बोले, गुस्ताखी नहीं, तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरी ज़िंदगी से जाकर। ये जुमला सुनकर मेरी नज़रें नीचे झुक गईं और मेरे जहन में यह सवाल उठने लगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। फिर मैं उनसे मुखातिब हुई, मैं कभी आपके कमरे में ना आती अगर नीचे बेगम साहिबा मुझे दिखाई देती। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और फिर बोले, बेगम साहिबा? मैंने सर हिलाया और कहा, जी हाँ बेगम साहिबा। वो फिर से मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम पागल तो नहीं हो गई हो नौशाबा? मेरे लिए ये सवाल बहुत ही अजीब था, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और उन्होंने मुझे नौशाबा क्यों कहा था, ये मेरे लिए एक मुइम्मा था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, मैं मरियम हूँ। तो उनकी आंखों में हैरानी समा गई, जैसे वो किसी गलतफहमी में मुब्तला थे और अब हकीकत उन पर खुलने लगी हो। ज़ावियार साहब की नज़र में मेरी शख्सियत कुछ ऐसी थी कि वो मुझे अपनी खोई हुई महबूबा समझ बैठे थे, जिसे वो पिछले दिनों की तरह वापस पाना चाहते थे, लेकिन उनका ख्याल हकीकत से कोसों दूर था। मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़की थी जो ज़िंदगी की तलखियों का सामना कर रही थी, और वो शायद अपनी माजी की किसी दर्द से जुड़ी यादों में गुम थे। उनकी नज़र में शायद उस लड़की की सूरत थी जिसे वो अपने दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहते थे। उनका जहन माजी की यादों में ऐसा गुम था कि मेरे चेहरे पर एक ऐसी गहरी मोहब्बत और ख्वाहिश के आसार देख रहे थे जो मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो शायद तभी मेरी तरह किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी की हकीकत से जुड़ा महसूस करते होंगे। इसी वजह से वो मुझे नौशाबा समझ बैठे थे, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, और उनके अल्फाज मेरे लिए एक मुसलसल मुइम्मा बन गए थे। नौशाबा नहीं, मैं मरियम हूँ। और मेरी ये बात सुनकर ज़ावियार साहब के चेहरे पर एक नया तासुर आया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखा, जैसे वो अपने दिल में छुपी किसी हकीकत को समझने की कोशिश कर रहे हों। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। ज़ावियार की बातों से अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था। वो बिल्कुल मदहोशी वाली बातें कर रहे थे, जैसे वो इस वक्त होश की दुनिया से गाफिल हों। मैंने नौशाबा से कहा था कि वो मुझसे शादी करने का ना कहे, हम एक दूसरे की मोहब्बत में भी तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना।
मैंने उसे वादा किया था कि मैं ज़िंदगी का हर सुख दूंगा, हर चीज़ लाकर उसके कदमों में रख दूंगा और दुनिया की नज़र में हम एक मुकम्मल जोड़ा कहलाएंगे। लेकिन हम कभी अज़दवाजी रिश्ता कायम नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरा वजूद आग से बना था और उसका जिस्म मिट्टी से था। मैं उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था और सोचता था कि शायद मेरे जिनज़ादे होने का इंकशाफ उसे ज़्यादा हैरत में नहीं डालेगा क्योंकि वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती थी। जब मैंने उसे ये सब कहा तो एक लम्हे के लिए नौशाबा की आंखों में शक और तजब्जुब की झलक नजर आई थी। उसने शायद मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसका दिल तो नरम था लेकिन उसके दिमाग में वो सवालात भी थे जो एक आम इंसान की तरह पैदा होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने मेरे अल्फाज सुने उसकी आंखों में जो मोहब्बत थी वो अचानक मात पड़ गई। वो फ़ौरन अपनी मोहब्बत से मुनहरिफ हो गई जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार नहीं सकती। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझे मुकम्मल तौर पर अपना सके, जो मुझे सिर्फ मोहब्बत की नज़रों से ना देखे बल्कि जिसके साथ मैं अपना पूरा वजूद एक पक्का रिश्ता बना सकूं। उसकी ये बातें मेरे दिल को एक तेज़ धचका दे गईं। उसकी आंखों में वो बेताबी थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके अंदर जो खला था वो सिर्फ एक इंसान की मोहब्बत से भर सकता था और मैं तो एक जिनजात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला था, एक ऐसी मखलूक जो इंसानों के लिए हमेशा गैर मुतफक्किर रहती है। यकीनन उसने वो रास्ता इख्तियार किया जिसका मैंने सोचा था। वो एक अमीर आदमी से शादी करके मुझे छोड़कर चली गई। मुझे उसका ये फ़ैसला इतना तकलीफ़ दे लगा कि मैंने ख़ुद को एक तकलीफ़देह हकीकत से छुपाने के लिए बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया। मैंने सोचा था कि उसकी यादों को मिटाने के लिए मुझे दूर जाना होगा, लेकिन दिल में एक खलिश हमेशा रही। हर दिन मैंने उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातों और हमारे बीच की मोहब्बत को याद किया। 6 साल बाद जब मैं वापस आया तो सिर्फ अपनी माँ की खातिर। मैंने फ़ैसला किया था कि अब मुझे उसका राज अपनी माँ को बताना होगा। लेकिन जब तुम्हें देखा तो अचानक मेरी यादों में वो तमाम लहज़ात ताज़ा हो गई। तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नौशाबा से मिलती है और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मेरी तमाम पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो मोहब्बत, वो तकलीफ़ और वो फ़ैसला जो मैंने नौशाबा के बारे में किया था, सब कुछ एक लम्हे में मेरी आंखों के सामने आ गया। उस लम्हे में तुमने मुझे उसकी याद दिलाई और मैं एक बार फिर उसी दोराहे पर खड़ा था जहां मैं नौशाबा को अपनी ज़िंदगी से अलग कर चुका था। तुम्हें देखकर मुझे फिर से उसकी याद आ गई है। ज़ावियार साहब की आवाज़ में एक गमगीन मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा था कि उसकी यादों को मिटा दूंगा, लेकिन तुमने मुझे दोबारा वही यादें वापस दिला दी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दुख था, जैसे वो अब तक इस गुजरे हुए वक्त की तकालीफ को दिल में छुपाए हुए हों। फिर वो खामोश हो गए और गाड़ी की साकित फ़ज़ा में हम दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने दिल में सोचा, ये क्या था जो मैंने खुद को उनकी यादों में जकड़ लिया? क्या ये मेरी तकदीर का हिस्सा था? ज़ावियार साहब की ज़िंदगी में एक गहरी सच्ची मोहब्बत थी जिसने उनकी तकदीर को एक नया रुख दिया था। आप वाकई उन यादों को भुला नहीं सकते ज़ावियार साहब, मैंने नरमी से कहा, क्योंकि उनकी बातों में वो दर्द था जिसे मैं उनकी आंखों में महसूस कर रही थी। वो मुझे एक नज़र देखकर मुस्कुरा दिए और फिर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने आहिस्ता से गाड़ी रोकी और मैं अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। अम्मा और छोटे बहन भाई सो चुके थे, लेकिन मेरी परेशानी में कमी नहीं आई थी। मैंने फौरी तौर पर बावर्ची खाने का रुख किया और जब अंदर जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। इसका मतलब था कि खाने के लिए घर में एक तिनका भी मौजूद नहीं था। बेगम साहिबा ने तो कोई रकम भी मेरे हाथ पर नहीं रखी थी। वो यूं अचानक गायब हो गई थी। मेरी आंखों में बेबसी थी और दिल में सवालात की एक लामुतनाही कतार थी कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा था। अम्मा हमेशा तो कहती थी कि वापस आते वक्त बेगम साहिबा उनको 1000 रुपये देती थी, जिससे हमारा डेली का राशन, दूध, दही सब कुछ आ जाता था। लेकिन आज तो उन्होंने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए। मैं परेशान थी कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। क्या मैं फिर से किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी? क्या हमें फिर से उनके रहमो करम पर गुजारा करना पड़ेगा? ये सब सोचते हुए मैंने पानी पीकर बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन ज़ावियार साहब की बातें मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। वो किस कदर अज़ियत में मुब्तला थे। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा खला था जो शायद सिर्फ एक औरत ही भर सकती थी, एक जीवन साथी जो उनके दिल के दर्द को समझे। अगले दिन जब अम्मा की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन उठ बैठी। अम्मा कहने लगी
मरियम, सारी रात मुझे सर में शदीद दर्द हो रहा है, तू जाकर मेरे लिए कोई दवाई तो ले आ। अम्मा की बात पर मैं चौंक गई। मेरे दिमाग में फ़ौरन ये सवाल आया कि पैसे कहाँ से लाऊंगी, लेकिन अम्मा के चेहरे पर एक बेचैनी थी जो मुझे तड़पाने लगी थी। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मा पैसे तो लेना भूल गई थी, लेकिन अगर आप कहें तो आज मैं कुछ काम करके पैसे लेकर आती हूँ। अम्मा हंसते हुए कहने लगी, बेटी अगर तुम नहीं जाओगी तो हम कहाँ से खाएंगे, तुम्हारी मेहनत से ही हमारा गुजारा होगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं है कामकाज करने की। ये बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर खुद को समझाया कि अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। मैंने अम्मा की बात मानी और फिर से काम पर जाने के लिए रजामंद हो गई। लाल जोड़ा पहनकर मैं हल्की सी तैयार हो गई और हवेली के लिए निकल आई। सुबह के 8 बज रहे थे और मुझे मालूम था कि बेगम साहिबा इबादत में मसरूफ़ होंगी। वो हमेशा की तरह नमाज़ पढ़ रही होंगी और मैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक काम करती रहूँगी। हवेली पहुंचकर मैंने देखा कि एक मुलाजमा जो हमेशा मेरे साथ काम करती थी, उसने मुझे बुलाया और कहा, आज चाय बनाकर साहब को दे आओ, वो बहुत थके हुए हैं। उसका हुक्म मैं टाल नहीं सकती थी, लिहाजा खामोशी से चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाकर मैं ज़ावियार साहब के कमरे की तरफ गई। ज़ावियार साहब शायद अपने गहरे ख्यालात में खोए हुए थे, क्योंकि उनका चेहरा गमगीन और जहन बोझल लग रहा था। मैंने चाय वहाँ रखी तो उन्होंने मुझे सामने बैठने को कहा। उनकी आवाज़ में एक नरम सी जाज़िबियत थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन फिर मैं बैठ गई। एक तरफ यह खौफ भी था कि वो एक जिनजात हैं, दूसरी तरफ यह सुकून कि वो इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कभी अपना रूप नहीं बदलेंगे। वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगे और कहने लगे, तुम न जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। उनकी आवाज़ में एक ख़ास नौयत की मुखलिसी थी, जैसे वो वाकई जानना चाहते हों कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूँ। मैं खामोश रही, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वो किस बात का हवाला दे रहे हैं। क्या वो मेरे अंदर की परेशानी को समझ पाए थे? क्या वो जानते थे कि मैं इस वक्त किस कदर तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ? मैंने दिल में कहा, क्यों ना जवाब दूँ और अपनी बात वाज़ेह कर दूँ। नहीं ज़ावियार साहब, मैं बस ये सोच रही थी कि आप किस तरह की मुश्किलात से गुजरे हैं और क्यों आपको इतनी अज़ियत उठानी पड़ी है। मैंने दिल की बात कही और वो कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत हसास हो मरियम। मैंने फिर से उनकी आंखों में झांका और सोचा, क्या वो वाकई मेरी बात समझ पाए हैं? यह सोचकर मैंने जल्दी से अपना काम संभाला और किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। दोपहर के खाने के बाद फ़ौरन रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस घर के उसूल समझ आने लगे थे। इसी दौरान बेगम साहिबा ने मुझे आवाज़ दी। मैं नज़रें झुकाकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो कहने लगी, जब तक ज़ावियार यहाँ पर है तुम्हें 6 बजे की जगह 8 बजे छुट्टी मिलेगी। ये कहकर उन्होंने एक मुलाजिम को आवाज़ दी और कहा, मरियम को 8 बजे घर छोड़ने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। मैंने सर हिलाकर उनकी बात मान ली। बेगम साहिबा ने फिर कहा, कल तुम पैसे लेना भूल गई थी। ये कहकर उन्होंने 5,000 का नोट मेरे हाथ पर रखा। मैं खुश हो गई कि अब मेरे घर के बहुत से मसाइल इस रकम से हल हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र शीशे पर पड़ी, मैंने देखा कि ज़ावियार साहब खिड़की से सारा मंजर देख रहे थे। बेगम साहिबा कहने लगीं, मेरे बेटे को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया है, इसलिए पैसे बढ़ा दिए हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और चली गई। तब बेगम साहिबा ने दूसरी मुलाजमा से कहा, अब से मरियम सिर्फ किचन संभालेगी, सफाई का काम नूरी को समझा दो। खाना 7 बजे तक तैयार कर लेना था। मैंने भी उस दिन पेट भर के खाना खाया और जो बच गया वो घर के लिए पैक कर लिया। बेगम साहिबा कहने लगी, ज़ावियार के कमरे में चाय देकर आओ। मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत करके चाय देने के लिए चली गई। ज़ावियार साहब सोफे पर बैठे थे और आंखें बंद किए हुए थे। मैंने चाय रखी तो वो कहते हुए मुस्कुराए, मरियम क्या तुम थोड़ी देर तक यहाँ बैठ सकती हो? मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने फिर कहा, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे मेरे दिल को सुकून मिल सके। उनकी आवाज़ में एक ख़ास दर्द था और मैंने महसूस किया कि वो हकीकतन किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे थे। ज़ावियार साहब ने मज़ीद कहा, मैंने उसे कहा था कि हर रात मुझे तुम अपने बिस्तर पर चाहिए हो, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। वो मुझे बर्बाद कर गई। ये कहते हुए वो बिलक बिलक कर रोने लगे। मैं उनके सामने बेचैन हो गई, उनके दुख में शरीक होने की कोशिश की
और कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ ज़ावियर साहब। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल उसी तरह हो जैसे वो थी, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? मेरे दिल में बेखुदी की लहर दौड़ गई और मैंने जज्बात में आकर उनसे वादा कर लिया कि मैं हर रात 7 बजे से 8 बजे तक उनके बिस्तर पर बैठा करूँगी। वो मुझे देखेंगे और मैं उनके साथ रहूँगी। ये वादा करते हुए मैंने अपने दिल में एक नई उम्मीद और मोहब्बत की लहर महसूस की। हकीकत ये थी कि मुझे भी उनसे मोहब्बत होने लगी थी। ज़ावियर साहब की ज़िंदगी में आकर उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया था। उनके दुख और गम को समझते हुए मैं उनके करीब आ गई थी। मैं उनकी खिदमत करती रही। हर रात 7 से 8 बजे तक उनके बिस्तर पर बैठकर उनके चेहरे की सुकूनत देखती रही। वो मुझे बस देखकर खुश हो जाते थे, मुझसे अपने दिल की बातें करते थे। मैं उनकी खुशी में शरीक हो जाती थी। मेरे हालात, मेरी गुर्बत, सब कुछ बदल चुका था। मैं उनके सामने सिर्फ कुछ देर बैठकर उनके दिल की सुकूनत का बायस बनती थी और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बन गए थे। ये एक वादा था, एक रिश्ता था जो गैर लफ्ज़ी तौर पर कायम हो चुका था, और इस रिश्ते की खूबसूरती और सच्चाई ने मेरी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल कर दिए थे। ज़ावियर साहब ने मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत दी थी कि मैंने अपनी तमाम मुश्किलात को फरामोश कर दिया था। उनके साथ हर लम्हा एक नया सुकून था, और यही सुकून मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन गया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।